हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास से पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग आय दृष्टि की जो मैगजीन आती है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव तौर पर उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था लगभग 30 क्वेश्चन करा दिए थे राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में। पहले बताया था आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी कब हुई और कब से अलग हुए थे ये चुनाव, तब तक एक साथ चलते रहे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था पीएम आशा योजना जारी रखने को मंजूरी दी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत। फिर अगली एक हमने आपको बताई थी प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो यहाँ तक लगभग 30 प्रश्न हो गए थे। ठीक, कितने प्रश्न हो गए? 30 हो गए थे। तो आज हम उसके आगे के प्रश्न देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है जो संतोषी आईएएस की जो पीडीएफ है। ठीक है, तो इसी पीडीएफ के माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे। 30 क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे। अब 31 देखते हैं आज का। आज कौन सा देखेंगे? 31। पहला 31 क्वेश्चन है कि इस अभियान के अंतर्गत इस अभियान के अंतर्गत कितने ब्लॉक और जिले शामिल हैं? अब किस अभियान की बात कर रहे थे हम लोग? अब जो चल रहा था प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, हमने बता दिया था। इसमें कुल बजट का खर्चा कितना हुआ था? 79,156 करोड़ रुपए। फिर बताया था इस योजना के कुल बजट में केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है? 56,333 करोड़। और इस अभियान के अंतर्गत कितने ब्लॉक और जिले शामिल हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखना कितने जिले। तो 549 जिले और 2740 ब्लॉक। क्या है? इस अभियान के अंतर्गत कितने ब्लॉक और जिले शामिल हैं? तो 549 जिले और 2740 ब्लॉक इसमें इसके अंतर्गत शामिल किए हैं। किसके? तो प्रधानमंत्री जनजाति अभियान बताया आपको। ठीक, फिर अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि इस अभियान के तहत 25 कार्यक्रमों को कितने मंत्रालय कार्यान्वित करेंगे? मतलब 25 कार्यक्रम जो होंगे वो कितनी मंत्रालय जो हैं उन कार्यक्रमों को सही से क्या कराएगा? आयोजन कराएगा। तो याद रखना 17 मिनिस्ट्रीज, कितनी? 17 मंत्रालय जो हैं वो इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक करवाएंगे। ठीक, तो अगला प्रश्न देखिए। अगला है जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,000 गृह प्रवासियों को किस मंत्रालय के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया? तो याद रखना उसी योजना के बात चल रही है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान। ठीक, तो इसके आधार पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1,000 गृह प्रवेशियों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्लियर? अगला है प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना की बात हो रही है। किसकी? 2011 की जनगणना की बात हो रही है। और अभी तक जितने भी एग्जामों की 2011 की जनगणना से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है भारत में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी समुदाय की कुल जनसंख्या कितनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ये है 10,45 करोड़। 10,45 करोड़। ठीक, 10,45 करोड़ क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। अगर आपसे बात करें कि यहीं पर अगर आपसे एससी की पूछी जाए, एससी की, तो एससी की कितनी है? दो, इसी के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की कितनी है, ये आप बताएंगे। ठीक, फिर अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने जनजाति समुदाय मान्यता प्राप्त हैं? कितने पूरे भारत में कितने जनजाति समुदाय जो हैं वो मान्यता प्राप्त हैं? याद रखना 705 समुदाय। कितने? 705 समुदाय के यहाँ मान्यता प्राप्त है। क्लियर? अगला देखिए। अब अगली महत्वपूर्ण जो योजना है बायो राइड योजना को मंजूरी मिली। ठीक, बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के माध्यम से। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? जो बायो राइड है, पहला तो प्रश्न यही पूछेगा कि बायो राइड का पूर्ण रूप क्या है? तो बायो राइड का पूर्ण रूप आप बताएंगे क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट। याद रखना। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट।
ये किसकी है? बायो राइड की फुल फॉर्म है, याद रखना। क्लियर? अगला प्रश्न आता है, बायो राइड योजना के अंदर किन दो योजनाओं का विलय किया? दो योजनाओं को मर्ज कर कर क्या किया गया? बायो राइड परियोजना शुरू की गई। अब कौन कौन सी हैं? उनका पहला नाम देखिए आप, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो कौन कौन सी योजनाएं, याद रखना। एक आपकी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च डेवलपमेंट है, ठीक, और दूसरी है इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप डेवलपमेंट, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एंड इंटर्नशिप डेवलपमेंट, इन दो योजनाओं को मर्ज कर कर क्या किया? बायोराइट योजना को मंजूरी दी गई है। तो अब इसमें हिंदी में क्या कहेंगे? जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास पहली योजना, और दूसरी है औद्योगिक एवं उद्यमिता विकास का विलय किया गया। क्लियर? ठीक। तो बायो राइड योजना के आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब आगे बात करते हैं। अब लिखा बायो राइड योजना में कौन सा नया घटक जोड़ा गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। बायो राइड योजना में कौन सा घटक जोड़ा गया है? बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, ठीक। बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, ये उसमें दो जोड़े गए हैं, नए घटक जोड़े गए। क्लियर? अगला है, बायो राइड योजना को किस अवधि के दौरान लागू किया गया? 2021 से 26 तक। 2021 से लेकर 26 तक इस योजना को लागू किया जाएगा, ठीक। अगला है, बायो राइड योजना का मुख्य उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है। बायो राइड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट इनोवेशन एंड बायो इंटर्नशिप। इसको किसको प्रमोट करना? इनोवेशन जो होते हैं, जो नई खोज होती है, और इंटरप्रेन्योरशिप जो है, इनको क्या करना? सपोर्ट करना बायो राइड योजना का मुख्य उद्देश्य। क्लियर? फिर है बायो ई 3। अब इसी यहीं पर एक बायो ई 3 नीति को मंजूरी दी गई। उसको कब मंजूरी दी गई? तो उसको मंजूरी दी गई है 24 अगस्त 2024 को। 24 अगस्त 2024 को, याद रखना। 24 24 है, 24 को बायो ई 3 योजना को मंजूरी दी गई। बायो ई 3 मतलब बायो तीन प्रकार की, कौन कौन सी? नंबर एक, बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी एक, फॉर इकोनॉमी। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी। अब एक ई इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी। दूसरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हो गया, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट, तीसरा एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो ई 3 का मतलब समझ गए? बायो ई 3 का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है, ठीक। जैव निर्माण को बढ़ावा देना है, ठीक। प्रमुख उद्देश्य वही आपको बता दिया, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं। नीति में बायो विनिर्माण की क्या भूमिका, ये भी बता दिया आपको। कि तहत कितने व्यापक फोकस क्षेत्र शामिल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। कितने शामिल हैं, याद रखना। तो इसमें है 6। बायो ई 3 नीति के तहत कितने व्यापक फोकस क्षेत्र हैं जिन पर फोकस किया जाएगा? तो कितने हैं? 6, याद रखना। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है जैव आधारित रसायन एवं एंजाइम। दूसरा है कार्यात्मक खाद्य एवं स्मार्ट प्रोटीन। तीसरा है सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स। चौथा है जलवायु लचीली कृषि। पांचवा कार्बन कैप्चर। और छठा है भविष्यवादी समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। तो प्रकृति से संबंधित जिनका संरक्षण करना है, वो इस योजना के तहत उसको शामिल किया गया। क्लियर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला है, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, कब किया गया, और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक चली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन का नाम क्या है, बताइए आप। तो पहली रैपिड ट्रेन चली है, इसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल इसका क्या है, नाम है। अब यह कहाँ से कहाँ तक चली है? भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया 15 फरवरी 2019 को। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, ठीक। अगर वंदे भारत की बात करेगा तो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर, ठीक।
अब 16 सितंबर को, अब यहाँ पे लिख लीजिए 16 सितंबर 2024 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहाँ, नमो भारत रैपिड रेल कहाँ चली, गुजरात में चली है। और अहमदाबाद एवं भुज के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अहमदाबाद अहमदाबाद और भुज के बीच चली है। तो 16 सितंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच कौन सी ट्रेन है, भारत की पहली भारत रैपिड रेल चली है, ठीक। अब लिखा है 16 सितंबर 2024 को नमो भारत रेल का उद्घाटन किसने किया था, भैया रेल का उद्घाटन कौन करेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक। कब किया, 16 सितंबर 2024 को, क्लियर। अब अगला है, नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के, देखिए आगे वही बात, तो किन शहरों के बीच चलेगी, हमने बताया अहमदाबाद से लेकर गुजरात के बीच, अहमदाबाद से लेकर गुजरात के बीच, ठीक। गुजरात में पड़ता है अहमदाबाद और भुज के बीच यह चलेगी, ठीक। फिर पारंपरिक मेट्रो प्रणालियों में नमो भारत रैपिड रेल को क्या अलग करता है, इसे अंतर शहर कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया। जो मेट्रो प्रणाली है, देखो मेट्रो अलग है और रैपिड रेल अलग है, तो मेट्रो प्रणालियों से नमो भारत रैपिड रेल को क्या अलग करता है, तो इसे अंतर शहर कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है, इसे अंतर शहर कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है, क्लियर। अगला है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को किस संगठन ने डिजाइन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना BEML, क्या नाम है इसका, BEML। इसने क्या किया, भारत स्लीपर ट्रेन को बनाया है या नहीं किया है, क्लियर। अब इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, इसकी BEML, ठीक, BEML की फुल फॉर्म क्या है, BEML फुल फॉर्म बताना आप लोग। फिर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब शुरू की गई थी, तो 1 सितंबर को। वंदे भारत स्लीपर अगर पूछे तो 1 सितंबर को, रैपिड ट्रेन पूछे तो 16 सितंबर को 2024 को, याद रखना, ठीक। वंदे भारत की स्पीड बता दें 160 किलोमीटर। वंदे भारत एक्सप्रेस किस पहल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो आपको बताना है मेक इन इंडिया। अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि मेक इन इंडिया क्या है, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, ये आप बताएंगे, मेक इन इंडिया की शुरुआत तो कब मनाया जाता है, तो बता रहे हैं हम, ये 25 सितंबर को मनाया जाता है मेक इन इंडिया। अब इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 25 सितंबर, आगे आपको सन बताना है, ठीक। तो ये हो गया। फिर अगला है, नमो भारत रैपिड रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शहरी केंद्रों को निकटवर्ती क्षेत्रों से जोड़ना। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च की मेजबानी किस शहर ने की, ये इंपॉर्टेंट है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई, बेंगलुरु में, क्लियर। अब एक मिशन मौसम शुरू किया गया है, मिशन मौसम शुरू किया गया है, तो मिशन मौसम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 3 संस्थानों ने सहयोग किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सहयोग किया 3 संस्थानों ने, तो कौन कौन संस्थान है, नंबर 1 पे याद रखना, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ठीक। दूसरा है भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये पुणे में है, ये कहाँ है, पुणे में। और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये कहाँ है, नोएडा में है। तो ये तीनों पूछे जाएंगे संस्थान कौन कौन से हैं, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग एक, मिशन मौसम में इन्होंने मदद की है। दूसरा भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान है, पुणे में है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये नोएडा में, ठीक। ये कहाँ है, नोएडा में। तो पहला प्रश्न देखिए, मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है, जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण, जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण, क्लियर। अगला देखिए, मिशन मौसम को मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय कारण, अभी हमने बताया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, क्लियर। अगला है, मिशन मौसम के लिए 2 वर्षों का बजट कितना निर्धारित किया गया, याद रखना 2 वर्ष मतलब एक, 2,000 करोड़, 2 वर्ष 2,000 करोड़, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मिशन मौसम के कारण में मुख्य रूप से शामिल है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, यह मुख्य रूप से, ये इंपॉर्टेंट है, यह मुख्य रूप से क्या है,
जो पुणे वाला भी हमने आपको बताया, भारतीय उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये कहाँ पड़ता है? पुणे में। ठीक, ये मुख्य है। मौसम की भविष्यवाणी के लिए मिशन मौसम में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्लियर, ये बता ही दिया। अगली पीढ़ी के रडार, ये हो गया। अब इन्होंने ये कहा है कि जो अभी मिशन मौसम शुरू हुआ, उसमें कौन सा संस्थान शामिल नहीं है? तभी आपको हमने तीन संस्थान बताए, एक पुणे का, एक नोएडा का, और एक भारत मौसम विज्ञान विभाग। क्लियर। तो इसमें देखिए, आईएमडी शामिल है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताया अभी आपको, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा है आईआईटी एम पुणे, ये भी बताया आपको। और तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये नोएडा में है, ये भी बताया। तो इसमें इसरो है, वो इसमें शामिल नहीं है, इसरो शामिल नहीं है। मिशन मौसम नागरिकों और हितधारकों को किससे निपटने में मदद करेगा? याद रखना, मिशन मौसम किससे है? जो मौसम की चरम घटनाएं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को क्या करेगा? इसमें मदद करेगा। क्लियर, ये बता दिया आपको। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग। मिशन मौसम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति कब दी गई? ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो 11 सितंबर। कब? 11 सितंबर को भारत सरकार द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, PM10 और PM2.5 के स्तरों में कितनी कटौती का लक्ष्य रखा गया है? एनसीएपी एनसीएपी के आधार पर PM10 क्या है और PM2.5 क्या है? तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, 2024 तक, 24 तक कितना परसेंट? 20 से 30% कम करने का लक्ष्य रखा गया, जो प्रदूषण है उसको। ठीक, क्लियर। फिर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने शहरों को लक्षित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 130 शहर है। कितने हैं? 130 शहर। क्लियर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय द्वारा है? अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बता दिया था। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत शहरों को रैंकिंग करने के लिए कैसे वर्गीकृत किया जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक, तो दोस्तों ये आज 31 से लेकर 70 तक हमने प्रश्न कराए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको कल। अब हो सकता है कल से आपकी जो पॉलिटी क्लासेस हैं वो भी हम शुरू कर दें, पॉलिटी। ठीक है, देखिए अब थोड़ा डिजिटल के रूप में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग आप लाइक कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।